वेलकम टू डाउटनट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से अच्छे से अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है समावयवता। और आज हम देखने वाले हैं इस समावयवता का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। तो आइए बढ़िया से इस लेक्चर को देखते हैं, सारी बातों को समझते हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर एक बात को आप अच्छे से समझ सके, अच्छे से क्लियर कर सके। तो आइए आज हम जानेंगे यहाँ पर कि क्या क्या बातें हैं जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, किस तरीके से उनको क्लियर करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या अच्छे से करने वाले हैं। तो बात की जाए बच्चों, अभी तक हमने देखा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने समावयवता देख ली, कितने प्रकार की होती है ये देख लिया, इसकी कोटि कितनी होती है ये भी देख लिया, संरचनात्मक समावयवता क्या होता है ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ओके, तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक कि ये सारी बातें बढ़िया समझ में आई होगी, हर एक बात बढ़िया से क्लियर हुई होगी। अब बात करें आगे क्या हम करेंगे, इसी संरचनात्मक समावयवता को हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया से क्लियर करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे समझते हुए कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो आइए वन बाय वन हम इनको अच्छे से देखें और क्लियर करें। तो बच्चों अभी तक हमने समावयवता वाले सेक्शन में कितनी बातें देख ली है यार। संरचनात्मक समावयवता हम देख रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि स्थिति समावयवता क्या होता है और श्रृंखला समावयवता क्या होता है। स्थिति समावयवता क्या होता है और श्रृंखला समावयवता क्या होता है। दोनों बातें आपको समझ में आई कि किस तरीके से स्थिति समावयवी देखे जाते हैं और किस तरीके से श्रृंखला समावयवी देखे जाते हैं। आज हम आगे की बातें करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, आज हम बात करेंगे थर्ड, क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता, स्थिति समावयवता के अंदर अगला क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल FUN, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसको अब हम देखेंगे और अच्छे सारी बातों को क्लियर करेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत हो बेझिझक आप बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, बढ़िया से देखो, सारी बातों को क्लियर करो। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर। तो जरा देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सर वे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु क्या अलग अलग हो, परंतु उनके अंदर क्रियात्मक समूह अलग अलग हो। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे हो बेटा, समान हो। अणुसूत्र कैसे हो, समान हो। अणुसूत्र कैसे है, सेम, परंतु उनके अंदर जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह वो कैसे हो, भिन्न भिन्न हो या डिफरेंट हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बेटा, तो देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड क्रियात्मक समावयवी या फंक्शनल आइसोमर। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समावयवी कहा जाता है। ओके, हाँ जी, कुछ क्रियात्मक समावयवी IUPAC के द्वारा दिए गए और कुछ हमें क्वेश्चन में देखने पे पता चलते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समावयवी हम उनको बोलेंगे जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके अंदर क्रियात्मक समूह अलग अलग हो। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आता है एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल आमतौर पर क्या होता है, ROH होता है, और एवं ईथर क्या होता है, आमतौर पर ROR होता है, ROR होता है। ओके, दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा ही होता है बेटा, सामान्य सूत्र दोनों का समान होता है। बोलो क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन प्लस 2, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने हाइड्रोजन से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एल्केन और उसमें 1 ऑक्सीजन।
ये क्या होता है, एल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र होता है। यह एल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र होता है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इसके उदाहरण के अंदर देखो, यहाँ पर ये ए, ये यहाँ पे उदाहरण मत लिखो, जैसे कि इसके अंदर मैंने ए पार्ट आपको दिखाया। अब इसके उदाहरण देखो, मान लो C2H6O है, कहीं ये लिखा हुआ है C2H6O, तो इसके दो यौगिक बनाए जा सकते हैं, एल्कोहल भी बनाया जा सकता है, ईथर भी बनाया जा सकता है। अब एल्कोहल मैंने बना दिया CH3CH2OH, तो यार इसमें क्रियात्मक समूह OH है। और अगर ईथर बनाना है मेरे को, तो बीच में एक ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, अगल बगल में दो CH3 लगाने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो जरा देखो ध्यान से, यार OH है तो ये एल्कोहल है। अगर मैंने ऑक्सीजन के अगल बगल दो CH3 लगा दिए, तो अब जरा देखो ध्यान से, दोनों का अणुसूत्र सेम है, जितने कार्बन इसमें उतने इसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें उतने इसमें, ऑक्सीजन जितने उतने इसमें, तो परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग है, एक एल्कोहल है और एक ईथर है। तो यह क्या है, एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी। क्रियात्मक समावयवी हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो इस तरीके से आपको इनको देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे हो रही है। ओके, ये एल्कोहल के अंदर, ये इसके अंदर हो गया बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दूसरा, ये तो एल्कोहल और ईथर हो गया, फिर एक साथ क्वेश्चन लगाएंगे इनके। दूसरा बी, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या आपने ये भी सुना है, ये भी क्रियात्मक समूह होते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, RCOH, ठीक है, इधर एल्किल समूह जुड़ेगा, ठीक है, इधर H भी जुड़ सकता है, एल्किल भी जुड़ सकता है। एवं कीटोन, कीटोन क्या होता है, RCOR। यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। इनका सामान्य सूत्र कैसा होता है, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा। एल्कीन में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, अगर आप समझना चाहो तो ऐसा, ठीक है, एल्कीन है उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, सामान्य सूत्र ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि देखो ध्यान से, अब मैं इसके उदाहरण बताता हूं आपको। उदाहरण, हाँ जी, मान लो 3 कार्बन, 3 का दुगना 6 और एक ऑक्सीजन है। आपके सामने ये सूत्र लिखा हुआ है। पहली बात तो आपने इस सूत्र को देख करके यह अंदाजा लगा लिया कि यार 3 कार्बन है और उसके दुगने हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब मेरे को क्या, मैं आपको बस केवल उदाहरण बता रहा हूं। देखो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड मैंने बना लिया, CH3 CH2 CHO बना दिया बेटा, और 3 कार्बन वाला मैंने कीटोन ले दिया। तो कीटोन में तो CO समूह आता है बीच में, ये कीटोन ले दिया। चेक करो दोनों के अंदर कार्बन सेम ही है, 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, और एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, बस क्रियात्मक समूह अलग है। यहाँ एल्डिहाइड है तो यहाँ पर कीटोन है, ये दोनों क्या हो गए, क्रियात्मक समावयवी हो गए। बोलो, क्रियात्मक समावयवी हो गए, क्रियात्मक समावयवी हो गए। ठीक है, इस तरीके से इनको भी देख सकते हैं। और देखो ध्यान से सी, अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताया था मैंने आपको पहले भी इसके बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता क्या है, RCOH, RCOH ये होता है, एवं एस्टर, एवं एस्टर, एस्टर क्या होता है बेटा, RCOOR, ये होता है एस्टर। तो देखो ध्यान से, दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा ही होता है, दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा ही होता है। जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, O2 आ जाएगा। जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और O2, ये होता है आपके पास इसका सामान्य सूत्र। क्लियर है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर दोनों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर दोनों को हम समझ सकते हैं। जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होंगे, तो वो क्या रहेगा आपका, एक
कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला यौगिक या एस्टर वाला रहेगा। अब जरा देखो ध्यान से, उदाहरण देख लो। मान लो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो मैं इसका एक अम्ल भी बना सकता हूं 2 कार्बन वाला CH3COOH, और इसका एस्टर भी बना सकता हूं। अब एस्टर में ध्यान रखें, ये COO, इधर तो कार्बन आएगा ही आएगा, अब इधर मेरे को हाइड्रोजन ही जोड़ना पड़ेगा, यहाँ CH3 बन गया। तो जरा देखो ध्यान से, 2 कार्बन वाला अम्ल है, 2 कार्बन वाला एस्टर है, 2 कार्बन वाला अम्ल है, 2 कार्बन वाला एस्टर है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है, अणु सूत्र समान है, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे, क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अणु दे रखा होगा, उनको देख करके बताना है कि यार ये क्या लगते हैं आपस में, बस इतना सा काम है। एक में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है, एक में एस्टर है, तो बोल देंगे ना यार क्रियात्मक समावयवी, ज्यादा दिमाग लगाना ही क्यों है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये भी हो गया। अब अगला आता है बेटा आपके पास, इसी तरीके से साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, ये लिखो। हाँ जी, अगला इसी तरीके से साइनाइड, साइनाइड जैसे कि RCN, और एवं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसो में नाइट्रोजन जुड़ता है बेटा R, एल्किल समूह से RNC, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, मैंने इसका उदाहरण लिखा है, कहीं लिखा हुआ है CH3CN और कहीं लिखा हुआ है CH3NC, ये उपसंयोजक बंध है। दोनों में क्रियात्मक समूह देखा जाए तो एक में साइनाइड, एक में आइसोसाइनाइड है, जितने कार्बन इसमें उतने ही उसमें है, सब कुछ ये सेम है, बस फर्क क्या है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो ये दोनों क्या आते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी इन्हें कहा जाता है। बोलो, ध्यान रखना अच्छे से, ये क्रियात्मक समावयवी के अंदर आते हैं। उसी की तरह, अच्छा देखो ध्यान से, ये उदाहरण इसका, अगला उदाहरण देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर कहीं लिखा हुआ है HCN और कहीं लिखा हुआ है HNC, तो बताओ क्या ये क्रियात्मक समावयवी है, क्या यह क्रियात्मक समावयवी है, बोलो बच्चों, क्या यार यह क्रियात्मक समावयवी, देख के बताओ। सर इसमें साइनाइड, इसमें आइसोसाइनाइड, बिल्कुल ये क्रियात्मक समावयवी है, मैं कहूंगा नहीं है, ये क्रियात्मक समावयवी नहीं है। जरा देखो ध्यान से, यह यौगिक अलग अलग है, जबकि यह दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं बेटा। ये हाइड्रोजन उठ करके नाइट्रोजन के पास चला जाए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, यह H यहां से निकल करके यहां चला जाता है, यह H यहां से निकल करके यहां चला जाता है, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इनको क्रियात्मक समावयवी न कह करके इन्हें कहा जाता है चलावयवी, चलावयवी, इन्हें कहा जाता है चलावयवी। क्या कहा जाता है, चलावयवी, हम आगे सीखेंगे। चलावयवता जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसका काम आएगा, जब हम चलावयवता पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज हमारे काम आएगी कि यार चलावयवता कैसे देखते हैं, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बस अभी ध्यान रखना, HCN और HNC ये क्रियात्मक समावयवी न होकर के चलावयवी होते हैं, ये पॉइंट आपके काम आएगा। ओके, सरल है, सिंपल है, सहज है, कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार समझ में नहीं आ रही हो। ओके, हो गया। RNC RCN एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, परंतु अगर HCN हो और HNC हो तो ये चलावयवी कहलाते हैं। ओके, अगला D के बाद E। अच्छा, एमीन, एमीन बेटा 3 तरह की होती है, एमीन 3 तरह की होती है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये भी क्या होती है, क्रियात्मक समावयवी होती है। जी हाँ, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन परस्पर क्रियात्मक समावयवी होती है। तो जरा देखो ध्यान से, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन,
एवं 3 डिग्री एमीन, एवं 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमीन, ये क्या होती है? क्रियात्मक समावयवी होती है, क्रियात्मक समावयवी होती है। और जरा देखो ध्यान से इसका सामान्य सूत्र, इन सब का सामान्य सूत्र, जितने कार्बन है उसके दुगने से 3 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अच्छा एक बात और, एमीन में नाइट्रोजन की डिग्री देखी जाती है, नाइट्रोजन की डिग्री देखी जाती है, देखी जाती है, न कि कार्बन की, न कि कार्बन की। ओके, वरना इससे पहले तो हमने जितने ही पढ़े ना बेटा, जैसे कि 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसमें कार्बन की डिग्री देखते हैं, नाइट्रोजन की नहीं। इसमें नाइट्रोजन की डिग्री देखी जाती है। जरा देखो ध्यान से, ये कहीं पर नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की 3 संयोजकताएं हैं, अगर 3 में से 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो और 1 संयोजकता एल्किल समूह से या कार्बनिक समूह से पूरी हो जाए, तो ये कहलाएगा मेरे 1 डिग्री एमीन, इसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री एमीन। ओके, 2 डिग्री एमीन क्या होगा? जब नाइट्रोजन की 2 संयोजकताएं कार्बनिक समूहों से और 1 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो, तो ये कहलाएगी मेरे 2 डिग्री एमीन। ओके, और 3 डिग्री एमीन जब नाइट्रोजन की तीनों संयोजकताएं एल्किल समूहों से पूरी हो। ठीक है, तो ये कहलाएगी मेरी 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन। धीरे धीरे आप सीखोगे इसके बारे में। अच्छा मान लो मैंने उदाहरण लिया, एक उदाहरण लिया, इससे मिलता जुलता। ठीक है, 3 कार्बन है, 3 का दुगना कितना होता है? 6, 6 और 3 9, 1 नाइट्रोजन। अब मैंने इससे एक 1 डिग्री एमीन बनाया, तो बेटा जरा देखो ध्यान से, तीनों कार्बन में ऐसे लगाऊंगा 1 डिग्री में, तो मेरे को NH2 बनाना पड़ेगा। अब NH2 मैंने रख लिया, तो बच्चे 3 कार्बन तो मेरे को सीधे लगाने पड़ेंगे ना, C, उनकी संयोजकता मैंने संतुलित करवा दी। यहाँ 3 लग गए, यहाँ 2 लग गए, यहाँ 2 लग गए और यहाँ 2, टोटल 9 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 1 नाइट्रोजन हो गया। ये 1 डिग्री एमीन है। दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री में क्या होता है? मैंने 2 डिग्री एमीन कब बनेगी? जब NH रहेगा और अगल बगल में कार्बन, इधर भी कार्बन होना चाहिए, उधर भी कार्बन होने चाहिए। टोटल हमारे पास कितने कार्बन है? 3, कम से कम 1 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दोगे भाई, लगेंगे टोटल 3। अगर 1 इधर लगाते हो तो 2 उधर लगाने पड़ेंगे, और अगर उधर 1 लगाते हो तो 2 इधर लगाने पड़ेंगे। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, हो गया बैलेंस। ये 2 डिग्री एमीन। हम आगे और अच्छे से इसको विस्तार में पढ़ लेंगे एमीन वाले चैप्टर में। ठीक है, 3 डिग्री एमीन में तीनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तीनों की तीनों संयोजकताएं कार्बन से पूरी होगी। इसका मतलब यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो C3 है, हाइड्रोजन 9 है और 1 नाइट्रोजन है, तो ये 3 डिग्री एमीन बन गया बेटा, ये 3 डिग्री एमीन है। यह तीनों आपस में क्या लगती है? एक दूसरे की क्रियात्मक समावयवी। अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं बोल दूं सेकंड, इसको मैं बोल दूं थर्ड, तो ये तीनों आपस में क्या लगते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपस में कहलाते हैं क्रियात्मक समावयवी। क्रियात्मक समावयवी इन्हें कहा जाता है। बोलो बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक बार आपने ये समझ लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं। क्रियात्मक समावयवी समझ में आया? ओके, ये समावयवता वाला पार्ट, क्रियात्मक समावयवता वाला पार्ट समाप्त। आपको यह देखना है कि एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रिया भाई भाई है, एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर भाई भाई, साइनाइड आइसोसाइनाइड भाई भाई, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ये भी भाई भाई। ठीक है,
ओके, ये भी भाई भाई होते हैं। अब इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे कि साइनाइड, इसी तरीके से साइनाइड साइनाइड क्या, एमाइड। एमाइड भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री एमाइड, एक होता है 2 डिग्री एमाइड, एक होता है 3 डिग्री एमाइड। देखो उदाहरण देके बताता हूं तुम्हें, उदाहरण से बताता हूं, ठीक है। उदाहरण कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2। अच्छा, एमाइड समूह क्या होता है, इतना मुझे बता दो, मुझे इतना बता दो बस आप, एमाइड समूह क्या होता है। सर एमाइड समूह होता है CONH2, पक्की बात, यहां पे मैंने लगा दिया CONH2। अच्छा, एक कार्बन थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक कार्बन थोड़ा कम लगाए थे, इनसे भी काम चल जाएगा। ये CONH2 है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके बैलेंस कर कुरा के इधर से मैंने एक CH3 इधर भेज दिया। यहां मैंने क्या कर दिया, एक H इसको दे दिया, ये CH3 उधर लगा दिया, तो यहां पर ये CH2 इधर भेज दिया, ठीक है। यहां पर ये CONH CH3 बच गया, एक कंपाउंड मैंने ये बना दिया, और मान लो एक कंपाउंड मैंने ये बना दिया। देखो जरा ध्यान से, आपको 3 कंपाउंड दे रखे, अब पता नहीं कैसे बना है। देखो 3 कार्बन है, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन देखो 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, सेम सेम। बस यहाँ नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ रहा है तीनों एमाइड। परंतु नाइट्रोजन कितने कार्बनों से जुड़ रहा है उसके आधार पर ये हो जाएगा मेरा 1 डिग्री एमाइड, ओके। ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री एमाइड, ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री एमाइड। बोलो हाँ या ना, अरे पक्की बात है। 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड भी एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। क्रियात्मक समूह बदल रहा है बस, एक बार नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक बार 2 कार्बन से, एक बार 3 कार्बनिक समूह से जुड़ा हुआ है, तो उसके आधार पर हम इसको बता रहे हैं। तो ये भी बहुत आसान है। तो क्रियात्मक समावयवता दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से दर्शा सकते हो, बस आपको सारी चीजें पता हो सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कर लोगे। अब बात आती है बेटा दूसरे, क्रियात्मक समावयवता के बाद अगला आता है आपके पास वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला ये आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में इसका क्वेश्चन भी किया था, एक बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, अगला है वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वलय मतलब रिंग, श्रृंखला मतलब चेन, आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, बहुत ही सिंपल है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जरा देखो ध्यान से, 2 अणु हैं जिनके सूत्र सेम है, परंतु एक वलय है, एक खुली श्रृंखला है, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो, कोई भी, ठीक है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु एक खुली श्रृंखला हो, एक खुली श्रृंखला रखता हो और दूसरा वलय बनाता हो, खुली श्रृंखला रखता हो और दूसरा वलय बनाता हो, ठीक है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इसके अंदर पहले उदाहरण देखता हूं, मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे कि एल्कीन और साइक्लोएल्केन, एल्कीन और साइक्लोएल्केन, एल्कीन एवं साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन
दोनों का सूत्र एक ही जैसा होता है बेटा, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन। देखो उदाहरण, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, 3 एक 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। CH2 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 दो हाइड्रोजन है। तो जरा देखो ध्यान से, ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का है, चक्रीय तो साइक्लो आ गया, प्रोप है 3 कार्बन के लिए, एन एकल बंध के लिए आ गया, और ये प्रोपीन है, एक साइक्लोप्रोपेन है और एक प्रोपीन है। दोनों का अणुसूत्र समान है बेटा, दोनों का अणुसूत्र कितना है, C3H6 है, परंतु एक वलय बना रहा है, एक खुली श्रृंखला है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, वलय श्रृंखला समावयवी। वलय श्रृंखला समावयवी, ये क्या है, वलय श्रृंखला समावयवी। क्या है, वलय श्रृंखला समावयवी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया बेटा जी। इसी तरीके से देखो दूसरा उदाहरण, ये ए मान लो, एक बी देख लो, कोई भी देख लो दूसरा। मान लो ये 4 कार्बन की वलय है और यहाँ पर 4 कार्बन वाला कोई एल्कीन है, जैसे कि 2 ब्यूटेन मैंने ले लिया, कोई भी ले लो, 2 ब्यूटेन ले लो या 1 ब्यूटेन ले लो, सूत्र तो वही रहेगा। इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 3 4 5 और 8, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, CH2 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 CH2, दोनों का अणुसूत्र समान है, C4H8, लेकिन एक वलय बना रहा है और एक खुली श्रृंखला रख रहा है, एक वलय बना रहा है और एक खुली श्रृंखला रख रहा है। तो वलय और खुली श्रृंखला रखने की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, एक वलय बना रहा है, एक खुली श्रृंखला रख रहा है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, वलय श्रृंखला समावयवी। वलय श्रृंखला समावयवी, इन्हें क्या बोलेंगे, वलय श्रृंखला समावयवी कहेंगे। पक्की बात क्या, ओके। तो यार इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया, इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया। बोलो जी बोलो। ये सारी बातें आपको ढंग से समझनी होगी, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना होगा, तो ही मजा आएगा। ओके, वलय श्रृंखला समावयवता समझ में आया बेटा। ओके, तो इसके अंदर एल्कीन और साइक्लो एल्केन ये भी बनाता है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगला बी, एल्काइन एवं उसी कार्बन का, उतने कार्बन का साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, दोनों का सूत्र एक ही जैसा होता है बेटा, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि देखिए आप उदाहरण, मैंने बनाया साइक्लोप्रोपीन, पक्की बात, और मैंने बनाया प्रोपाइन, पक्की बात। अब आप देख करके मुझे बताओ, क्या इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, उसमें भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ CH2 लिखा हुआ है, बोलो, क्योंकि ये कार्बन केवल 2 ही बंध बना रहा है, तो इसका मतलब बचे हुए 2 बंध किससे पूरे हुए होंगे, हाइड्रोजनों से पूरे हुए होंगे। बोलो ना यार बच्चों, बोलो यार, ठीक है, बोलिए आप, अच्छे से बताइए इनके बारे में। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं चाहता हूं आप जितना अच्छे से चीजें समझ पाए उतना समझ सके। इस कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं, इसका मतलब बचे हुए 2 बंध किससे पूरे हो रहे हैं, इसके हाइड्रोजन से पूरे हो रहे हैं। यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 2 1 1, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं ऑलरेडी, इसने भी 3 बना रखे हैं, मतलब यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ CH2 लिखा हुआ है। तो 2 3 4 हाइड्रोजन है, C3H4, 3 कार्बन और 3 और 1 4 हाइड्रोजन, एक वलय है और एक खुली श्रृंखला है, वलय श्रृंखला समान। समावयवी, बोलो, इस तरीके से आप बना सकते हो। कोई भी उदाहरण आ सकता है आपके सामने, कोई भी आ सकता है, बस आपको तो बनाना पड़ेगा कि हाँ यार ये हमें आता है, ठीक है, वरना फिर दिक्कत आएगी। जैसे कि देखो अन्य उदाहरण,
मान लो मैंने ये लिखा, इसको जरा देखो, 2 कार्बन, उधर भी 2 कार्बन, 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन एक चक्रीय और एक खुला है, वलय श्रृंखला है। ठीक है, कोई भी हो सकता है ना, वलय श्रृंखला समावयवी, वलय श्रृंखला समावयवी, हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, बस उनके अंदर ये कंडीशन लग जाए तो फिर हो जाएगा, वरना नहीं होएगा। बोलो क्या समझ में आ गया ये वाला बात? क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? देखो बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो अगर आपके अंदर करने का जुनून है। हाँ मैं कर सकता हूं, बस मेरी मेहनत सही दिशा में हो। बोलो कर सकते हैं बेटा जी। अब अगला, ये भी खत्म हो गया, वलय श्रृंखला भी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है इसका लास्ट टॉपिक, मध्यावयवता। क्या पढ़ना है? मध्यावयवता। क्या पढ़ना है? मध्यावयवता। क्या पढ़ना है? मध्यावयवता। अब ये मध्यावयवता क्या होता है? मध्यावयवता को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? मेटामेरिज्म। अब देखो ध्यान से, ये होता क्या है, ये भी एक अलग ही सीन है यार। जब किसी यौगिक में, 2 यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, जब किसी यौगिक में कोई बहुसंयोजी या द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, द्विसंयोजी जिसकी 2 संयोजकताएं हो, बहुसंयोजी जिसकी 2 से ज्यादा संयोजकताएं हो, उपस्थित हो, और उनसे अलग अलग यौगिकों में अलग अलग समूह जुड़ रहे हो, इस यौगिक में कुछ और है तो दूसरे में कुछ और है, तो वो दोनों यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाएंगे। देखो एक बार मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। इस प्रकार की समावयवता, इस प्रकार की समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें द्विसंयोजी या बहुसंयोजी क्रियात्मक समूहों से अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हो, अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हो। ठीक है, जैसे कि देखो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, अगर आपको पहचानना नहीं आता है तो देखो ईथर, ठीक है, 2 डिग्री एमीन, थायोल, COO, जिनके 2 बंध हैं, जो 2 संयोजकताएं मुक्त रख रहे हैं, CONH आदि, ये सारे के सारे द्विसंयोजी में आ जाएंगे। ठीक है, त्रिसंयोजी क्रियात्मक समूह, त्रिसंयोजी क्रियात्मक समूह, इसमें आ जाएगा बेटा तृतीयक एमीन जिसकी 3 संयोजकताएं मुक्त होती है, CON 3 डिग्री नाइट अमाइड, ये आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर द्विसंयोजी है तो ये है, त्रिसंयोजी है तो ये है। तो आपको अब उदाहरण समझना है, इंपॉर्टेंट ये सर आप तो क्वेश्चन बताओ, मेरे को क्वेश्चन देख के चमकना चाहिए कि क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि सर अगर अभी इससे तो हमें को ये पता लगा कि हाँ ये द्विसंयोजी है, त्रिसंयोजी है, इनकी 3 संयोजकताएं मुक्त है, इनकी 2 संयोजकताएं मुक्त है। लेकिन क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे मैं करूंगा वो मुझे बताओ। देखो उदाहरण मान ले बेटा, कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2 O CH2 CH3, और कैसा, और कहीं लिखा हुआ है CH3O CH2
CH2CH3। देख, इसमें भी ईथर है, उसमें भी ईथर है, क्रियात्मक समूह, बोल हाँ या ना। इसमें भी ईथर है, उसमें भी ईथर है, बोल हाँ या ना। क्रियात्मक समूह ईथर है। इसमें जितने कार्बन है उतने ही कार्बन उसमें, बस इसमें ऑक्सीजन पर अलग एल्किल समूह है उससे, उसमें कुछ और एल्किल समूह जुड़े हुए हैं अगल बगल में, इधर मेथिल है उधर प्रोपिल, इसमें दोनों तरफ एथिल एथिल है, हाँ है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के, सिंपल सी बात है, मध्यावयवी कहलाएंगे, मध्यावयवी कहलाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मध्यावयवता, बी। इसी तरीके से मान ले अगर यहाँ पे सल्फर आ गया कोई बात नहीं है, और मान ले एक तरफ एक ही आ गया, एक तरफ ज्यादा कार्बन आ गए, कोई बात नहीं है, ये भी मध्यावयवी कहलाएगा। बोलो हाँ जी, क्रियात्मक समूह सेम ही होना चाहिए बस। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, हाँ जी, CO के साथ भी ये सीन देखने को मिलता है भाई, CO के साथ भी ये सीन देखने को मिलता है, यहाँ CO भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, CO के साथ भी ये सीन देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर कीटोन है, एक द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, इधर मेथिल जुड़ रहा है, इधर प्रोपिल जुड़ रहा है, इधर एथिल और एथिल जुड़ रहा है, दो अलग अलग यौगिकों में अलग अलग क्रियात्मक समूह है, तो ये मध्यावयवी है, इसे मध्यावयवी भी कहा जाता है। सर अगर स्थिति देखा जाए तो इधर से कीटोन 2 नंबर पर है, उधर से 3 नंबर पर है, उसमें 3 नंबर पर है, तो ये स्थिति भी है, हाँ ये स्थिति भी है, इसको स्थिति समावयवी भी कहा जाता है। सर इसको स्थिति बोल रहे हो, इनको क्यों नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 नंबर पर है, यहाँ 2 नंबर पे। अरे नालायक, ऑक्सीजन जैसे ही बीच में आया अब चेन बनेगी नहीं ना, या तो इन दोनों की चेन बनेगी या इधर दोनों की चेन बनेगी, इधर 3 की चेन बनेगी। अब जरा देख इसमें एक कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एक चेन में आ गए, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 3 नंबर पर आ रहा है, यहाँ 2 नंबर पर आ रहा है, तो स्थितियां बदल गई। और देख द्विसंयोजी है, अलग अलग एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो मध्यावयवी भी कहलाता है। अगला जरा देख ध्यान से, ये बेंजीन COOCH3, जरा देखो ध्यान से, इस लास्ट वाले कंपाउंड को देखो, यह कार्बन से बेंजीन जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन से CH3 जुड़ रहा है, यहाँ भी एस्टर है, यहाँ भी एस्टर है, यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन से मेथिल जुड़ गया, ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ गई, तो क्रियात्मक समूह तो समान है लेकिन जुड़ने वाले एल्किल समूह बदल गए ना यार। इसमें ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ रही है, इसमें बेंजीन कार्बन से जुड़ रही है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, मध्यावयवी कहलाएंगे, मध्यावयवी कहलाएंगे। बोलो काम होगो, समझ आ रहा है सब बच्चों को, हर एक बात आप अच्छे से समझ सकते हो, हर एक बात को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर आप इन चीजों को ढंग से समझते जा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसी के साथ ये मध्यावयवता भी समाप्त हो जाएगा। बोलो हर एक बात अच्छे से आपको समझनी है। देख लो बस, क्रियात्मक समूह वही है, हर एक में, इन दोनों में क्रियात्मक समूह, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में समान है, बस उसमें जुड़े हुए एल्किल समूह बदल रहे हैं। सर इसमें तो सेम ही ना, अरे भाई इधर बेंजीन जुड़ रही है, इधर मेथिल है, अलग अलग हो गया ना एल्किल समूह। जुड़ किससे रहा है, वहां बेंजीन कार्बन से जुड़ रही है, यहाँ बेंजीन ऑक्सीजन से जुड़ रही है, ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना, क्वेश्चंस लगाएंगे तो ही मजा आएगा। क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, ठीक है, बहुत हो गया थ्योरेटिकल ज्ञान, अब थोड़ा क्वेश्चन लगा ले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, C4H10O, C4H10O से कितने 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। C4H10O से बनने वाले 1 डिग्री, बनने वाले 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री
एल्कोहलों की संख्या बताएं, की संख्या बताएं। ऐसे क्वेश्चन आया कि संख्या बताएं। केवल संरचनात्मक, केवल संरचनाएं, ठीक है, त्रिविम में न जाए, केवल संरचनाएं देख करके बताना है। तो जरा देखो ध्यान से आंसर। खुद ने बोल दिया कि भैया C4H10O से मेरे को एक एल्कोहल बनाना है। अच्छा, पहली बात, क्या हम जानते थे क्या ये एल्कोहल बन सकता है? 4 कार्बन है, 4 का दुगना 8 होता है, 8 और 2 10 होता है। तो एल्केन में एक ऑक्सीजन, तो ये तो एल्कोहल का सूत्र हो गया ना, सामान्य सूत्र। ये किसका सामान्य सूत्र है? एल्कोहल का है और ईथर का है। हमसे केवल एल्कोहल बोल रहा है तो हम एल्कोहल बनाएंगे। बोलो। अब जरा देखो ध्यान से, ये एल्कोहल बोल रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहल बनाओ। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर मेरे को 1 डिग्री एल्कोहल ही बनाना है। अब 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? ध्यान सुनना, एल्कोहल में OH तो रहेगा ही रहेगा। OH जिस कार्बन से जुड़ता है ना, इसमें कार्बन की डिग्री देखते हैं। अगर कार्बन केवल एक ही बंद कार्बनिक समूह से बना रहा हो, बचे हुए 2 बंद हाइड्रोजन से बना रहा हो, तो ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। और अगर OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 बंद बना रहा हो कार्बनिक समूह से, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर OH से जुड़ा हुआ कार्बन तीनों के तीनों बंद कार्बनिक समूह से बना रहा हो तो 3 डिग्री एल्कोहल है। यह 1 डिग्री एल्कोहल, यह 2 डिग्री एल्कोहल और यह 3 डिग्री एल्कोहल। पता था आपको? इसकी डिग्री देख लो, ये 3 डिग्री होना चाहिए, यह 2 डिग्री होना चाहिए और यह 1 डिग्री होना चाहिए। तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या कितने एल्कोहल बनाएंगे टोटल? 1 डिग्री एल्कोहल। अब मतलब ये CH2OH तो फिक्स करना पड़ेगा मेरे को। बोलो ना यार, क्या CH2OH फिक्स करना पड़ेगा? तो जरा देखो, मैंने CH2OH फिक्स कर दिया। इस सूत्र में बचा क्या? 4 कार्बन में से 1 कार्बन कम हो गया, तो क्या 3 कार्बन बच गए? टोटल 10 हाइड्रोजन थे, 10 में से 2 और 1 3 कम कर दिए, तो कितने बच गए? 7 बच गए। 7 बच गए, हाँ या ना? तो क्या बच गया? सिर्फ मेरे पास C3H7 बच गया। और मुझे बताओ, C3H7 की कितनी संरचनाएं बनती है? 2 N प्रोपिल आइसोप्रोपिल C3H7 प्रोपिल बन गया ना। कितनी संरचनाएं बनेगी? 3, मतलब 2 बनेगी। मतलब या तो सर आप इसको सीधे जोड़ दो, ये N प्रोपिल, फिर ये CH2OH तो है ही सही, हाँ है ना। और दूसरा बन जाएगा आइसो, इन 3 कार्बन को आप आइसो की तरह जोड़ दो, ये CH2OH। तो 1 डिग्री एल्कोहल तो 2 ही बनेंगे भाई। कितने बनेंगे? 2। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन अभी भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एल्कोहल 2 बनेंगे। समझ में आ गया? ओके। अब जरा देखो ध्यान से, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में मैंने क्या फिक्स कर दिया? CHOH फिक्स कर दिया। इधर भी कार्बन जोड़ सकते हो, इधर भी कार्बन जोड़ सकते हो, 2 संयोजकताएं मुक्त हो गई ना अब इसकी। अब मेरे पास 3 कार्बन बच रहे हैं, अगर मैं एक इधर लगाऊं तो 2 मेरे को इधर लगाने पड़ेंगे। बोलो। अब एक इधर लगा दिया तो संयोजकताएं बची हुई फिर हाइड्रोजन से पूरी करनी पड़ेगी। ये कार्बन 2 बंद बना रखा है, 2 H लगाने पड़ेंगे। यह वाला कार्बन एक ही बंद बना रहा है, तो बचे हुए 2 बंद हाइड्रोजन से पूरे करने पड़ेंगे, बचे हुई संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, इस CH कि मैंने जिस तरह से इधर एक कार्बन लगाया, इधर 2 लगा दूं क्या? और एक इधर लगा दूं क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले भी इसी कार्बन से 2 जुड़ रहे थे, यहाँ OH, इधर 2 लग गए, इधर 1 लग गया। भैया है तो कार्बन ही ना यार, उससे इधर 2 लगाओ या इधर 1 लगाओ या इधर 2 लगाओ उधर 1 लगाओ, बात तो एक ही है। नहीं आया समझ में? ओके, तो यहां पर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल तो एक ही बनेगा, जो कि ये है। सही तरीके से लिख दूं मैं इसको, CH3
CH, यहाँ OH आ गया, ये CH2 OH CH3 बन गया, सॉरी ये 2 डिग्री कार्बन। बोलो। और अगर हम बात करें यहाँ पर 3 डिग्री वाले के लिए, 3 डिग्री वाले के लिए मतलब ये OH, अब इसके 3 बंध मुक्त हैं, तीनों पर कार्बन जोड़ना पड़ेगा, इधर भी और 3 ही कार्बन मेरे पास बचने किस से, तो यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इस कार्बन की डिग्री देखो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल 2 बनेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल 1 बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल 1 बनेगा। और अगर आपसे पूछ लेता है इसके एल्कोहल कितने बनते हैं, अरे मैं बना सकता हूं ना यार इसके एल्कोहल। देख इस एल्कोहल में OH होता है, OH होता है, 4 कार्बन बच गए, 9 हाइड्रोजन बच गए। मुझे पता है C4H9 की 4 संरचनाएं बनेगी, 2 1 2 1 1 4। C4H9 ब्यूटिल टोटल 4 प्रकार का होता है, N ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। हाँ या ना? जिनको पता है कर लेंगे एक ही बार में, टोटल 4 एल्कोहल बनेंगे, टोटल 4 एल्कोहल बनेंगे, जिसमें से 2 1 डिग्री, 1 2 डिग्री और 1 3 डिग्री वाला होएगा। बोलो यार, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? टोटल 4 एल्कोहल बने, क्योंकि ब्यूटिल 4 प्रकार का होता है। बोलो ना, कर सकते हो, हर एक बात कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो, बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हाँ हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो हमारे लिए बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करोगे, थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन जब तुम दोबारा इसको पढ़ोगे ना तो तुमसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं थोड़ा बढ़िया वाला। ये बेंजीन है, यहाँ CH2 लिखा हुआ है, ये बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के अंदर गोला क्यों बनाते हैं बेटा? अनुनाद के कारण, क्योंकि बेंजीन में अनुनाद होता है, अनुनाद पाया जाता है, जिससे उसके सारे बंध समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, बेंजीन के अंदर गोला बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, आप कभी घबराए नहीं। आप कभी घबराए नहीं, ठीक है। अब आप इस संरचना को देख करके ये समझ रहे हो कि यार यही डबल बॉन्ड है, यहां तो एकल बंध है, नहीं, वो बेंजीन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड घूमता रहता है, हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, ये और ये संरचना, ये और ये संरचना सेम ही है। ठीक है, ये आपको यौगिक दे रखा है, उपरोक्त यौगिक से कितने भिन्न मोनो क्लोरो उत्पाद, मोनोक्लोरो उत्पाद प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन है, कितने मोनोक्लोरो उत्पाद बनेंगे भिन्न भिन्न अलग अलग। उदाहरण 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 5, 4। बोलो कितने अलग अलग उत्पाद बनेंगे मोनोक्लोरो। अब जरा देखो कुछ बच्चों, आप एक बार खुद ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं बाकी बातें आपको बताता हूं। फिर इसी के साथ ये संरचनात्मक खत्म। ठीक है, त्रिविम में मैं तुम्हें केवल वो बताऊंगा संरूपण वाला हिस्सा, बाकी हिस्सा बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हेलो एल्केन के साथ। बोलो, ट्राई करो बेटा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही सरल है, बहुत ही खास है, अच्छे से आप इसको कर सकते हो। यह यौगिक दे रखा है, आपको बताना है इसमें किस तरीके से चीजें होगी। या किस तरीके से मैं इसको करूंगा या कर पाऊंगा, ये बताओ। देखिए, देखो यार, पहली बात तो आपको ये पता है
तुम्हारा तो आंसर ही कुछ और आ रहा है, ऐसा है क्या? देखो ये गोला हटा दो, एक बारी समझने के हिसाब से मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एकांतर क्रम। अब आप ये समझ पा रहे हो बेटा कि यार ये कार्बन 4 बंध बना रहा है, दिख रहे हैं चारों के चारों। इस कार्बन के मेरे को 3 ही बंध दिख रहे हैं, मतलब चौथा बंध तो हाइड्रोजन से बना होगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सेम 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, अलग अलग उत्पाद बताने हैं और मेरे को क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाना है, तो कितने उत्पाद बन सकते हैं? सोचो ना यार, ये भी बेंजीन है, वो भी बेंजीन है, तो इस पर एक क्लोरीन जोड़ो हाइड्रोजन हटा करके, या उस पर एक क्लोरीन जोड़ो हाइड्रोजन हटा के, बात एक ही है या नहीं? पहले तो ये बोलो, एक ही बात है। इस पे जोड़ो या उस पे जोड़ो, बात एक ही है, ठीक है? बोलो ना यार, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे यार, आधा भाग दूसरा आधा भाग के जैसा है, ये भी बेंजीन है, वो भी बेंजीन है, ओके? इस पर जोड़ो उस पे जोड़ो, बात एक ही है। ऊपर वाला एच हटाओ या ये वाला एच हटाओ या ये वाला, बात एक ही। ये वाला हटाओ या ये वाला हटाओ, बात एक ही। ये वाला हटाओ या ये वाला हटाओ, बात एक ही। ये वाला हटाओ या ये वाला हटाओ, बात एक ही। ये वाला हटाओ या ये वाला हटाओ, बात एक ही है। समझ में आ गया? पहली बात तो। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, इस वाले को हटाओ या इस वाले को हटाओ तो भी बात एक ही है। इससे देखो, इस CH2 यहां पे खड़े हो जाओ, एक कदम इधर गया ये कार्बन, एक कदम इधर गया ये कार्बन। भाई ऊपर जा रहा हूं तब भी H, नीचे जा रहा हूं तब भी H, समान ही तो है। ये बीच में खड़े हो जाओ केंद्र पर, केंद्र के इधर जैसा है वैसा ही इधर है, लेकिन ऊपर H है तो नीचे भी H है, इधर H है तो इधर भी H है, और ये वाला H है। तो यार यह दोनों एक जैसे, यह दोनों एक जैसे, ये अलग, तो टोटल 1 2 3 स्थितियां बनी कि नहीं बनी? बनी। और एक क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन हटा के जोड़ सकते हो, एक यहां से आप हाइड्रोजन हटा के जोड़ सकते हो। ये 4 अलग अलग स्थितियां मेरे को दिख रही है भाई। एक यहां से हाइड्रोजन हटाओ तुम, क्लोरीन जोड़ो, एक उत्पाद वो। फिर दूसरा अगला यहां से हटा दो, 2। तीसरा यहां से हटा दोगे, चौथा यहां से, 4 उत्पाद बनेंगे। ये फिक्स हो गया। ये 3 ले लो, या ये नीचे के 3 ले लो, या ये 3 ले लो, या ये 3 ले लो, सेम होएगा वो। ओनली 4 उत्पाद। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा दिमाग में घुमा होगा, थोड़ा जग घूमे या थारे जैसा न कोई ऐसा लगा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखो C7H8O, ये मैंने लिखा। अब तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, लग ही नहीं रहा ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। C7H8O के संभावित एरोमेटिक, अब यहां से मेरे को थोड़ा दिमाग समझ में आया। एरोमेटिक उत्पादों की संख्या होगी। देखो C7H8O की संभावित एरोमेटिक उत्पादों की संख्या होगी। एरोमेटिक मतलब बेंजीन, मेरे को तो ये पता है अभी तक तो, ठीक है? एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, मैं बेंजीन से मान लेता हूं। तो जरा देखो ध्यान से, कितने संभावित उत्पाद हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 कार्बन है, तो 6 तो बेंजीन में ही आ जाएंगे, हाँ या ना? 6 कार्बन तो बेंजीन पर ही आ गए। अब एक ऑक्सीजन बेंजीन के अंदर तो लगेगा नहीं, बेंजीन से जुड़ेगा। अब कितने कार्बन है मेरे पास? मेरे पास कितने कार्बन है बेटा? 1 कार्बन बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। अब या तो मैं कार्बन इस पे लगा दूं, ऑक्सीजन भी इसी पे लगा दूं, क्योंकि यार 1 कार्बन 4 बंध बना सकता है, ठीक है? ये ऐसा मैंने लगा के छोड़ दिया, और 1 ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है।
अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, हाइड्रोजन बैलेंस करो। कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं। अगर मैं तीनों के तीनों यहां लगा दूं तो CH3 कर दूं तो फिर ऑक्सीजन तो आएगा ही नहीं, ऑक्सीजन भी आना, ऑक्सीजन एक बन H के साथ बना दो, अब 2 यहां लगा दो, तो पहला यौगिक समझ में आ गया, CH2OH लगा दो बेंजीन के ऊपर, ये पहला यौगिक बन गया। दूसरा यौगिक कैसे बना है? दूसरा यौगिक कैसे बना है? दूसरा क्या हम ये बना सकते हैं, सर ऑक्सीजन को पहले लगा दो, CH3 को बाद में लगा दो, इसका H ऑक्सीजन इधर ला दो, CH2 इधर भेज दो, CH3 हो जाएगा दूसरा यौगिक। तीसरा यौगिक क्या ऐसा बना सकते हैं क्या बेटा, ये बेंजीन है, यहाँ कार्बन लगा दो, कहीं एक पर ऑक्सीजन लगा दो, अब ऑक्सीजन तो H लेकर आएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है बेटा, सब कुछ बैलेंस है। देख लो डबल बॉन्ड देख लो, 8 ही मिलेंगे। ये 4 बंद बना चुका है, 4 बंद बना चुका है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 4 H, 5 6 7 और एक 8, 8 ही। दोनों OH और CH3 पास पास, एक बार थोड़ा दूर कर दो, ठीक है, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ OH लगा दो, कोई फर्क नहीं है, या OH को फिक्स कर दो, CH3 घुमा दो, और एक बार लास्ट, दोनों अपोजिट लगा दो, ठीक है। ये आपके पास 5 संरचनाएं बनेगी। किसने कहा नहीं सर ये भी बन सकती, कैसे? भाई ये और वो सेम ही, उससे CH3 इस CH3 से OH 3 नंबर पर है, उसमें भी और इसमें भी, दोनों सेम सेम है। तो टोटल यहां पर कितनी संरचनाएं बनेगी? 5 संरचनाएं बनेगी। टोटल कितनी संरचनाएं बनेगी बच्चों? 5 संरचनाएं बनेगी। टोटल 5 स्ट्रक्चर, 5 संरचनाएं पॉसिबल है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। हर एक बात को आप ढंग से बता सकते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, चीजों को लेकर के आप ढंग से समझ पा रहे हो, तो आप कर लोगे इन क्वेश्चंस को। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो जी बोलो। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रिवीजन आज हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है बेटा। 1 मिनट रिवीजन के बारे में बात करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में बच्चों हमने बात करी कि किस तरीके से हमने संरचनात्मक समायोजता के बाकी कॉन्सेप्ट सीखे, बढ़िया से उनको क्लियर किया। अब करते हैं क्विज, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन दोनों यौगिकों में संबंध है, क्या है? इन दोनों यौगिकों में संबंध है, क्या संबंध है बेटा? ये दोनों यौगिक एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, बता सकते हो? ये दोनों यौगिक एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, बता सकते हो? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिति समायोजता दर्शाने के लिए कीटोन में न्यूनतम कितने कार्बन होने चाहिए, बताओ। आपको स्थिति समायोजता दर्शानी है तो कीटोन में कितने मिनिमम कार्बन एटम हो, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम बताओ कितने होने चाहिए, बताइए बेटा। मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, तब जाकर के वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सके, बताओ। 1 2 3 4 ट्राई करो। 1 2 3 4 बोलो। तो आइए चलिए बात करें। देखो ध्यान से, कंपाउंड को देखो अच्छे से, आप इजी वे में कर लोगे यार। इन दोनों में देखो, यहां Cl लगा हुआ है, इसमें CH हो। क्या देखो, पहली बात तो क्या दोनों के अणुसूत्र समान है? देखो समावयवी 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 समावयवी, मतलब अणुसूत्र तो समान है। स्थिति समावयवी
स्थिति समावयवी तब देखते हैं जब क्रियात्मक समूह समान हो। यहाँ पर CHO है, यहाँ COCl है, ये एल्डिहाइड है, ये ऑयल क्लोराइड है, यहाँ Cl है, ठीक है। क्रियात्मक समूह बदल गए। मध्यावयवी नहीं बोल सकते क्योंकि तो एक ही सिरे पर है। प्रकाशिक समावयवी प्रकाशिक नहीं है, ठीक है। प्रकाशिक तो एक का ही दूसरा रूप होता है, ये दो अलग अलग संरचनाएं बेटा। क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह संरचना, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। इसमें मतलब कार्बोनिल क्या, इसमें ऑयल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड समूह है, ठीक। मैंने क्या बोला, कभी तो आपको उसमें से देख के मिल जाएगा जो आपको बताया, कभी कभी आपको ऑप्शन देख करके पता लगाना पड़ेगा कि यार ये आपस में क्या लगते हैं। एक में एल्डिहाइड है, एक में COCl है, इस Cl की भरपाई उसने अलग जगह Cl लगा के कर दी, ठीक है। तो हो गया, कोई बात नहीं, क्रियात्मक समूह अलग अलग है यार, अणुसूत्र समान है, तो ये क्रियात्मक समावयवी कहलाएगा। अब स्थिति समावयवता दर्शानी कीटोन में तो कितने कार्बन हो यार, कीटोन में CO समूह होता है, अगर अगल बगल एक एक कार्बन लगा देंगे तब भी CO 2 नंबर पर ही आएगा। और अगर 4 कार्बन लगा दे, इधर 2 कर दो, इधर 1 कर दो, अब इस CO को यहां लगाओगे तब भी बात वही है। अगर मान लो 1 कार्बन और बढ़ा दे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 नंबर पे कीटोन, यहाँ 2 नंबर पे कीटोन, कम से कम 5 कार्बन चाहिए। स्थिति समावयवी बताने के लिए कम से कम 5 कार्बन की जरूरत होगी, तब जाकर के हम कीटोन के अंदर स्थिति समावयवी बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, क्रियात्मक समावयवता, और मध्यावयवता, वलय श्रृंखला, समावयवता देखा। ओके, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संरूपण। त्रिविम समावयवता के अंदर हम पढ़ेंगे संरूपण, त्रिविम समावयवता का एक अहम हिस्सा, त्रिविम समावयवता का एक अहम हिस्सा संरूपण हम करेंगे, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। ओके, फिर बाकी चीजें हम आगे देखेंगे। ओके, इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आप सभी को यह चैप्टर बढ़िया से, यह लेक्चर बढ़िया समझ में आया है, सारी बातें बढ़िया से क्लियर हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।